वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC 2022 सेट सी को डिस्कस करने वाले हैं। सेट ए और बी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सेट सी का जो पार्ट 1 है, दैट मीन्स जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है 40 मार्क्स का, वो ए बी सी और डी सभी का सेम था। वो हमने ए में डिस्कस कर लिया है ए सेट के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 यानी कि जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स आर। आर कोई हमारा रिलेशन है और किस पर डिफाइंड है? वो रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। तो आर मुझे दे किस तरीके से रखा है? आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट ए इज लेस देन बी। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब ए कॉमा ए आर में हो, या फिर यदि ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा ए भी आर में हो जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। एंड यदि ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, ये एलिमेंट सेम, तो ए कॉमा सी भी यदि आर में हो गया तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। अब देखिए ए कॉमा बी आर में कब आता है? जब पहले वाला एलिमेंट दूसरे से छोटा हो, वो ऑर्डर्ड पेयर इस आर के अंदर आता है। अब देखिए जरा ए कॉमा ए कब आएगा? जब जो ए है वो ए से छोटा होगा, तब ए कॉमा ए कहां पर आएगा? हमारा आर के अंदर आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे ए नंबर कैन नॉट बी लेस देन itself. So a cannot be less than a, which implies that a comma a does not belongs to R. अब यहां पर a comma a R में नहीं है। for every, या फिर हम बोले for every a belongs to R, ये रियल नंबर्स वाला R है। हर एक रियल नंबर के लिए ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन के अंदर नहीं है, सो हमारा ये जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम पढ़ते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया कि ए कॉमा बी कहां पर है? आपका आर के अंदर है। मतलब क्या है? विच इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन बी। एंड इससे हम कह सकते हैं बी इज नॉट लेस देन ए। मतलब को जरा समझिए, हमने ऐसा बोल दिया कि 1,2 कहां है? आर में है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 छोटा है 2 से। अब हम इसका रेसिप्रोकल करें, 2 इज लेस देन 1। ये सही नहीं है। अगर पहले वाला नंबर छोटा हो गया तो फिर दूसरे वाला पहले वाले से छोटा नहीं हो सकता है। तो यही हम लिख रहे हैं कि यदि a b से छोटा है तो b a से छोटा नहीं हो सकता। विच implies that b a does not belongs to R. So R is not symmetric. तो जो हमारा R है वो सिमेट्रिक नहीं होगा।
अब हम मान लेते हैं लेट a, b belongs to R and b, c belongs to R। तो a, b R में कब होगा? when a is less than b and b is less than c। जरा चीजों को रिलेट करिए। a तो b से छोटा है और जो b है वो c से छोटा है, मतलब ऐसा समझें 1 is less than 2 and 2 is less than 3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 is less than 3, तो यहां से हम लिख सकते हैं a is less than c, और a यदि c से छोटा है तो हम बोल सकते हैं a, c belongs to R। a, b R में है, b, c R में है, और a, c भी कहां हो गया? R में हो गया। सो R इज ट्रांजिटिव। R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, बट ये ट्रांजिटिव है। दैट मीन्स आप यहां पर ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। और जो इससे अगले वाला क्वेश्चन है, यहां पर हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 3x एंड f कहां से कहां दे रखा है? रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि उसकी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी। तो हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू किस तरीके का फंक्शन है। तो इसको आप वेन डायग्राम से इजीली कर सकते हो। यहां डोमेन और यहां पर कोडोमेन, यहां से यहां फंक्शन डिफाइंड है। यहां पर मैं बोलूं आपसे 0 1 2 -1। जब हम फंक्शन में -1 रखेंगे तो यहां पर आप देखें 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। जब हम फंक्शन में -1 रखेंगे तो ये -3 से मैप करेगा। 0 रखेंगे तो फंक्शन 0 बन जाएगा, वैल्यू 0 से मैप करेगी। आप यहां पर 1 रखेंगे तो ये 3 से मैप करेगा, 2 रखेंगे 6 से मैप करेगा। हर एलिमेंट की मुझे क्या है? एक यूनिक इमेज मिल रही है, मतलब अलग अलग इमेज मिल रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन कहते हैं। अब ये 1 1 तो हो गया। आप बोले भाई 3 के लिए भी प्री इमेज है, 0 के लिए भी है, सर बीच के इन एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज नहीं है। तो डेफिनेटली यहां पर होगी। कैसे? यदि यहां पर आप ध्यान से देखें, ये रियल नंबर्स हैं, मतलब सारे नंबर्स यहां पर हैं, तो यहां कोई नंबर आपका -2/3 भी होगा। -2/3 भी क्या है? रियल नंबर है। जब आप x की जगह -2/3 रखेंगे तो -2 मिलेगा, मतलब ये इससे मैप कर जाएगा। तो यहां के हर एलिमेंट के लिए यहां पर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। कैसी? f(x) को y के बराबर मान लें, तो यहां से आ गया 3x इज इक्वल टू y। x की वैल्यू निकाल लें y/3, मतलब यहां के हर एक y के लिए हमारे पास x y/3 टाइप की प्री इमेज आएगी। जैसे -2 के लिए क्या आएगी? x इज इक्वल टू -2/3, वो इसके अंदर है। 3 के लिए -1, 3 के लिए 1, 6 के लिए 2। तो यहां के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास यहां पर एक प्री इमेज है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आप इसमें ऑप्शन ए को यहां पर चूज करेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1/√3 इज। तो हमें tan इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो मैं tan इनवर्स -1/√3 को थीटा मान लूंगा, इस तरफ भेज देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब जो tan है हमारा वो 1/√3 किस पर होता है, 30 पर, और ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा क्योंकि हम जानते हैं tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा के होता है। तो यहां जो माइनस है वो एंगल के साथ चला जाएगा, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू -π/6। इसको सॉल्व करने से हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -π/6। तो ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां होती है। तो साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 टू π/2। ये आपको सभी की लर्न होनी चाहिए, किसके लिए भी ये आपसे पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, बाइनरी रिलेशन स्टार डिफाइंड ऑन z एंड गिवन बाई a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, समझें जरा। हमें एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, a स्टार b कैसे खुलता है, पहले में से दूसरे को माइनस करके मिलता है। अब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होता है, जब a स्टार b बराबर आ जाए b स्टार a के, तब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव कब होगा, जब a स्टार b स्टार c बराबर आ जाए a स्टार b स्टार c के, तो वो क्या हो जाता है, वो एसोसिएटिव हो जाता है। अब a स्टार b तो हमारे पास है, b स्टार a कैसे निकालेंगे, पहले में से दूसरे को सबट्रैक्ट कर देंगे। आप देखिए क्या a माइनस b b माइनस a के बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो स्टार हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। इसके बाद मैं निकालूंगा ये वाली साइड, a स्टार b स्टार c, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b स्टार c, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस वाली साइड में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस b माइनस c। अब राइट हैंड साइड को निकालते हैं, a स्टार b स्टार c, b स्टार c को ओपन करेंगे तो वो आएगा b माइनस c। इस टर्म को ओपन करेंगे तो a में से इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा a माइनस b माइनस c, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो गया। आप चेक करें, ये प्लस का c, ये माइनस का c, मतलब ये दोनों टर्म्स क्या है, हमारी बराबर नहीं आई हैं। तो हम लिखेंगे a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार
बी स्टार सी। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ना तो ये कम्यूटेटिव है और ना ही ये क्या है, एसोसिएटिव है। दैट मीन्स आप ऑप्शन डी को यहां पर टिक करेंगे, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 और 1 इज। मतलब 0 और 1 को यूज करके हम 3 क्रॉस 3 की कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो जरा समझें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। 3 क्रॉस 3 यानी कि कॉलम में भी 3 और रोज भी कितनी होंगी, 3 होंगी। तो यहां टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं और हर एक पोजीशन पर हम केवल 2 एलिमेंट 0 या 1 भर सकते हैं। 2 एलिमेंट्स हम भर सकते हैं। पोजीशंस कितनी हैं जिन पर हम भर सकते हैं, 9 पोजीशंस हैं और 2 की पावर 9 होता है हमारा 512, यानी कि हम 512 मैट्रिसेस ऐसी बना सकते हैं। सो हम इसमें ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक हैं, मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। देन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो ए बी के ट्रांसपोज की वो बात कर रहा है, समझें जरा। ए एंड बी आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने से यहां पर हो जाएगा कि जो ए का ट्रांसपोज है वो ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। वो हमसे बात कर रहा है ए बी के ट्रांसपोज की। ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज बराबर है बी के, ए ट्रांसपोज बराबर है ए के। यानी जब ए और बी सिमेट्रिक हैं तब ए बी का जो ट्रांसपोज है वो हमेशा बी ए के बराबर होगा। दैट मीन्स आप ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, हमारे पास एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, उसका एरिया 4 यूनिट्स है, देन द वैल्यू ऑफ के आर। तो हमारे पास जो के की वैल्यू है वो क्या होगी, जरा समझें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। अब वर्टिसेस को लिखेंगे -2, 0, 0, 4 एंड k, 0। यहां पर 1 1 1 लगाएंगे और एरिया हमें दे रखा है 4। तो यहां पर हम प्लस माइनस साइन लेंगे, इस 2 को इस तरफ भेजेंगे और इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग C2, क्योंकि यहां 2 जीरोज हैं, इजीली काम हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग C2, यहां पर पहला एलिमेंट 0, -4। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 -k प्लस 0 इज इक्वल टू +-4। यहां पर आ गया प्लस का 8 प्लस का 4k इज इक्वल टू +-4। सॉरी, जब ये 2 यहां पर आ जाएगा तो ये +-8 हो जाएगा। एक बार तो यहां पर ये 8 हम प्लस का ले लेंगे और एक बार ये 8 हम यहां पर माइनस का ले लेंगे। इसको इस तरफ ले आएंगे, 4k इज इक्वल टू 8 - 8 यानी 0 और 4 भी इधर जाके 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई।
इस तरफ ले जाएंगे 4k इज इक्वल टू -8 -16, 4 से 4 टाइम k की वैल्यू -4 आ गई। तो k की वैल्यू 2 आ रही है, 0 और -4, यानी कि आप ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। एक फंक्शन है हमें जो x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस दे रखा है, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या दे रखा है वो समझें। फंक्शन हमें दे रखा है kx plus 1 when x is less than equal to 5 and 3x minus 5 when x is greater than 5। जब हमारे पास LHL बराबर हो RHL के बराबर हो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, तो हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। अब ये हमें कंटीन्यूअस दे रखा है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। रिवर्स कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं, तो इन तीनों को बराबर रख के मैं k की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले मैं LHL निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और LHL के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x 5 से छोटा है, यानी कि kx प्लस 1। यहां पर हम x को पुट कर देंगे 5 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। यहां पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 5 माइनस h प्लस 1। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5k माइनस kh प्लस 1। अब h की वैल्यू रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां पे आ गया 5k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल गई। अब हम इसकी निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, वो होगा 3x माइनस 5। तो इस फंक्शन को हम ले लेंगे, यहां पर हम x को रखेंगे 5 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5। यहां से आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 15 3 5 से 15 प्लस 3h माइनस 5। h की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहां आ जाएगा 15 माइनस 5 दैट इज 10। अब मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा उसी पॉइंट पर x इज इक्वल टू 5 पर। फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पर ये है, तो x की जगह 5 रखेंगे तो यहां आ जाएगा 5k प्लस 1। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, जो हमारा फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, वो बराबर होगी f5 के। सभी को बराबर रख दो। LHL है 5k प्लस 1, RHL है 10 और f5 है 5k प्लस 1। इन दो को कंपेयर कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू 10, 1 इधर जाएगा तो 9, और k की वैल्यू क्या आ रही है यहां से 9/5 यहां पर आ रही है। दैट मीन्स आप यहां पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, fx इज इक्वल टू
कॉस और इसका एंगल है लॉग प्लस ई की पावर एक्स। इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर हो गया एफ डैश एक्स। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन और एंगल सेम आ जाएगा। एंगल में हम जब अब एंगल का करेंगे तो यहां पर है लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x और e की पावर x का e की पावर x। हो गया डिफरेंशिएशन। ऑप्शन को मैच करें तो ऑप्शन सी जो है एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। तो पहले कॉस का करें, वो माइनस साइन हो गया, और फिर अंदर वाले एंगल का कर देंगे तो हमें डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल चेंजेस एट द रेट 0.7 मीटर पर सेकेंड, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल पर सेकेंड एट r इज इक्वल टू 2 इज। रेट ऑफ चेंज मतलब हमें dr ओवर dt दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहां पर मान लेते हैं, लेट r बी द रेडियस एंड p इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो यहां पर हमें dr ओवर dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है 0.7 मीटर पर सेकेंड, और हमें रेडियस दे रखी है 2, और p पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, वो होता है 2πr। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, यानी डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो dp ओवर dt क्या हो गया, 2π कांस्टेंट है, और r का इसका हो गया dr ओवर dt। तो यहां पे आ गया 2π इंटू dr ओवर dt है 0.7, मल्टीप्लाई करेंगे 1.4π मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ रहा है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर है 1.4π मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए को आप इसके अंदर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इंटीग्रेशन से दे रखा है। क्या है, tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। यदि मैं यहां पर tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt बन जाएगा। सो पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, इसका हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा dt बाई dx, dx को इस तरफ ले आए तो इस टर्म की जगह मैं लिख सकता हूं t dt, और इसको हमने t माना है, t dt, यानी कि t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे, पावर नीचे आएगी, प्लस c। t किसके बराबर है, tan इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये क्या आ रहा है, इसका आंसर यहां पर आ रहा है। दैट मीन्स आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। केवल tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करें, बाकी की टर्म्स अपने आप यहां पर बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमें इंटीग्रेशन से ही दे रखा है। लेट i इज इक्वल टू x cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा,
तो आइलेट के रूल से, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल है लॉगरिथम फंक्शन, ए है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंटियल। अब एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में तो ये सेकंड। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो पूरी टर्म आएगी उसका इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का sin x और ये dx यहां पर आ जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो ये प्लस का cos x प्लस c, ये हमारा यहां पर i की वैल्यू आ रही है। तो सिंपली बाई पार्ट से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 2। तीन कर्व्स दे रखे हैं। पहला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स एक्सिस, और हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 2। इनके बीच में बनने वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक अपवार्ड पैराबोला है, इस तरीके से ये एक अपवार्ड पैराबोला है। x इज इक्वल टू 2 एक लाइन होगी जो इस तरीके से y एक्सिस के पैरेलल होती है, और ये x एक्सिस है। इन तीनों के बीच में ये एरिया बन रहा है, यहां पर x0, यहां पर 2। तो हम इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया निकाल देंगे। सो एरिया 0 to 2 y ऑफ पैराबोला dx, 0 to 2 y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 to 2। दोनों लिमिट्स को यहां पर पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां बन जाएगा 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 0, यानी 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या है हमारा? इसका एरिया यहां पर आ रहा है। सो आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर। इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर का क्यूब प्लस 3dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री बतानी है। वो ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो इसका ऑर्डर क्या है भाई? इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यानी कि d2y सेकंड ऑर्डर का प्रेजेंट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। तो पावर हमें 3 दे रखी है, इसकी डिग्री 3 यहां पर हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है? PE है हमारे पास 0.3, PF है हमारे पास 0.6, PE इंटरसेक्शन F है हमारे पास 0.2। तो PE बाई F हमें निकालना है। तो सिंपली हम यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। PE बाई F क्या होगा?
इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे आएगा पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ है 0.2, पी एफ है 0.6। पॉइंट के बाद की डिजिट सेम तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स, यानी वैल्यू आ रही है 1/3। तो इसकी वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो हमारे जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका मॉड्यूलस 1 होता है, उन्हें हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो कौन सी कंडीशन इसमें ट्रू होगी। जैसे मैं यहाँ पर ए वेक्टर थोड़ी देर के लिए मान लूँ आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, बी वेक्टर मान लूँ 0 आई प्लस जे प्लस 0 के कैप। ये हमारे दोनों यूनिट वेक्टर हैं, मॉड्यूलस निकालोगे 1 मिलेगा। अब वो कह रहा है a प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर। यदि मैं a प्लस बी निकालूं तो वो आ जाएगा i प्लस जे प्लस 0 के, और फिर हम इसका मॉड्यूलस निकाल के देखें कि क्या ये भी एक हमारा यूनिट वेक्टर है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 0, यानी √2। इसका मॉड्यूलस क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, मतलब ये आपका एक यूनिट वेक्टर नहीं है। सो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर वो अगला कह रहा है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी यदि मैं निकालूं तो यहां पर आई जे के, पहले वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट, फिर दूसरे वाले के एक्सपेंड कर देंगे हम इसको, किसी भी वेक्टर के अलोंग कर लो, आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 0 माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 0 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 माइनस 0, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 0। यहाँ पे आ रहा है 0 आई 0 के, यानी कि के कैप हमारे पास आ रहा है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो यहाँ पे क्या आ गया, लकीली 1 आ गया है। बट ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। अगर जो आपके वेक्टर्स थोड़े टिपिकल हो जाएंगे तो वहाँ पर जो ए क्रॉस बी है उसका मॉड्यूलस हमेशा 1 नहीं होगा आपका। तो ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग है। आप एक दूसरा एग्जाम्पल करके देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, और उसमें ये ए क्रॉस बी आपका 1 नहीं आएगा। इसके बाद थर्ड कंडीशन कह रही है हमसे मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, यहां पर सामने 1/2 होता है, तो ये बात भी हमारी गलत है। ठीक है, तो यहां पर ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है, और यही हमारी क्या है, फोर्थ कंडीशन है। तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, जहां पर ए और बी क्या है, उसकी साइड्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with x, y and z axis, its direction cosines are। तो x एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री, y एक्सिस के साथ 135 डिग्री और z एक्सिस के साथ 45 डिग्री, यानी अल्फा बीटा और गामा हमें दे रखे हैं। तो हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस यानी एल एम एन निकालने हैं। एल होता है कॉस अल्फा यानी कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0। एम होता है हमारा कॉस बीटा यानी कॉस 135 डिग्री। अब 135 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है,
तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 45। अब 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, 90 पर cos चेंज हो जाएगा साइन में और एंगल आ गया 45। साइन 45 होता है 1/√2, तो m की वैल्यू आ गई -1/√2। n होता है cos गामा और गामा है हमारे पास 45, cos 45 होता है 1/√2। तो LMN की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस 0 -1/√2 1/√2 ये आ रहे हैं हमारे पास। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसकी, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 की। दोनों की मैं अलग अलग निकाल लूँगा। पहले मैंने tan इनवर्स 1 को थीटा मान लिया और cos इनवर्स -1/2 को फाई मान लिया। tan इनवर्स ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan 1 होता है π/4 पर, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/4। ये हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू -1/2। cos 1/2 होता है हमारा 60 पर, यानी cos π/3। माइनस साइन को अंदर ले जाना है तो मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता हूं, cos π-π/3। चेक कर लें, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो यहां आ गया ये माइनस साइन। पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, तो cos आ जाएगा और एंगल आ जाएगा π/3, यानी मैं -cos π/3 को cos π-π/3 लिख सकता हूं। यहां पर आ गया cos π इज इक्वल टू cos 2π/3। सॉल्व कर लेंगे, फाई इज इक्वल टू 2π/3। दोनों की वैल्यू मिल गई, यहां रख देंगे π/4 प्लस 2π/3। एलसीएम इज 12, 4 3 12, यह आ गया 3π, 3 4 यानी 8π, यहाँ आ गया 11π/12। ये हमारे पास क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर हम यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, cot इनवर्स 1/√1 - x स्क्वायर और ऐसा करके दे रखा है sec इनवर्स। तो यहाँ इसका एंगल क्या आएगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं x की जगह क्या रख दूंगा, sec थीटा, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x। यहाँ पे हो गया cot इनवर्स 1/, इनफैक्ट दिस इज x स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 जो है वो बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। तो ये नीचे वाली टर्म हो जाएगी हमारी रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, cot इनवर्स 1/tan थीटा। tan थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा cot थीटा, cot इनवर्स से cot कैंसिल हो गया, बचा थीटा, थीटा बराबर है sec इनवर्स x के। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आएगी sec इनवर्स x। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हमें सिंपली cot इनवर्स को sec इनवर्स में ब्रेक करना था और फिर sec इनवर्स के जो एंगल की वैल्यू है
उसको हमें यहाँ पर पुट कर देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे, 21, क्या दे रखा है, एफ आर टू आर एक फंक्शन हमें दे रखा है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। हमें चेक करना है कि ये क्या 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, इन टू है, किस तरीके का ये एक फंक्शन है। तो इसकी डोमेन भी हमें क्या दे रखी है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या दे रखी है, रियल नंबर। 0 -1 -2 -3 1 2 3, यहाँ पर भी 0 -1 -2 -3 1 2 3 4। जब हम इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 यानी हमें 16 से ये मैप कर जाएगा। इसके बाद यदि मैं इसमें -1 रखूंगा तो -1 की पावर 4 भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 रखूंगा तो वो प्लस का 16 आ जाएगा। आप देखें तो यहाँ के 2 एलिमेंट्स के लिए एक इमेज मिल रही है, मतलब ये 1 1 नहीं है आपका। 1 1 में हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है, और यहाँ पर 2 की एक है, यानी ये मैनी वन फंक्शन है। पहला हमने पता लगा लिया ये मैनी वन फंक्शन है। अब आप समझें जरा यहाँ पर कि फंक्शन में जो x की पावर 4 दे रखा है, आप x की इसमें कोई भी वैल्यू रख लो, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हमेशा आपका जो वैल्यू है यहां से वो पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि आप x को ऐसा लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर, और किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ये तो स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब 2 बार स्क्वायर हो जाएगा तो नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब इस साइड के ये जो नेगेटिव नंबर हैं इनसे कोई भी नंबर आकर मैप नहीं करेगा, मतलब इन नेगेटिव नंबर्स की कोई भी प्री इमेज यहां पर नहीं होगी। अगर प्री इमेज नहीं मिलती किसी एक एलिमेंट की भी तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, तो ये ऑन टू नहीं होगा। और जब एलिमेंट्स रह जाएं तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू कहते हैं। यहां कुछ एलिमेंट रह जाएं तो वो इनटू फंक्शन होता है। तो इसमें आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे, या फिर देखो आप पहला ऑप्शन दे रखा है 1 1 ऑन टू, हमने चेक कर लिया ये 1 1 नहीं है तो ये नहीं होगा। दूसरा दे रखा है 1 1 इनटू, तो 1 1 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा दे रखा है मैनी वन ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं था तो ये भी नहीं होगा। फिर एक ही ऑप्शन बचता है फोर्थ, उसको आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A का जो ऑर्डर है वो 3 है, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो 4 दे रखा है हमें, और n की वैल्यू है 3। सो हमें एड जॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट निकालना है, जो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ A 4 है, n है 3, तो 4 का स्क्वायर ये हो गया हमारा 16। सो एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा हमारा 16 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो सिंपली एक प्रॉपर्टी है कि A B का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर होता है, पहले B का इन्वर्स फिर A का इन्वर्स। सिंपली ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए कि A B का जो इन्वर्स है वो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के बराबर हमेशा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ y इज इक्वल टू x की पावर x देन dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा। तो फंक्शन हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, तो ये एक लॉगरिथम फंक्शन है।
फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी है, तो ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। यहां पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर x। log में जो फंक्शन की पावर होती है वो आगे आ जाती है, बिकॉज log m की पावर n आगे आ जाता है और फंक्शन एज इट इज रह जाता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर हो जाएगा log का 1/y, y का dy बाई dx, और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम, log x का 1/x, log x सेम, x का 1, इससे ये कैंसिल हो गया, y डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ गया 1 प्लस log x। y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, y है हमारा x की पावर x, 1 प्लस log x। तो ये हमारा इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो भी हमें डिफरेंशिएशन से ही दे रखा है। x है हमारा 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y है हमारा 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं, सिंपली हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पर आ जाएगा dx बाई डी थीटा इज 2 सेम, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये प्लस का हो गया साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हो गया 2। इधर है dy बाई डी थीटा, तो 2 cos थीटा, यहां पर साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का हो गया 2। dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दूंगा dx बाई डी थीटा से। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और नीचे बचा हमारा, ये 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा, हेरा दिस इज 2 कॉमन ले लेंगे तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 फॉर्मूले लगेंगे, cos c माइनस cos d वो बराबर होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, एंड यहाँ पर होता है साइन d माइनस c बाई 2, सॉरी c माइनस d बाई 2, इसमें उल्टा होता है, और यहाँ पर है साइन c माइनस साइन d, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2, ये होता है। अब ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 2 थीटा इज 3 थीटा बाई 2, एंड d माइनस c यानी कि साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। इसके बाद यहां पर आ जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस थीटा इज 3 थीटा बाई 2, एंड साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ये आपस में कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस इज tan 3 थीटा बाई 2, दिस इज आवर dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू आ रही है tan 3 थीटा बाई 2। सिंपली ये 2 फॉर्मूले आपको माइंड में रखने हैं
तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पैरामीट्रिक है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिवाइड करें, सिंपली dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी।